वेलकम बैक एवरीवन। ये करंट अफेयर्स की सेकंड प्रेजेंटेशन है। जो हमारी पहली प्रेजेंटेशन थी देयर इन वी हैड जस्ट डेल्ट विद द इकोनॉमी एस्पेक्ट कि इस गवर्नमेंट को किस तरीके से रेवेन्यू और जनरेट करना चाहिए ताकि वी अगेन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और हमारे एम्बिशंस इकोनॉमी वाइज फुलफिल हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड माइग्रेंट वर्कर्स। अब माइग्रेंट वर्कर्स और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा लॉकडाउन का और कोविड-19 का, इसके इकोनॉमी पर्सपेक्टिव भी है और पॉलिटी पर्सपेक्टिव भी है। जनरली वील बी टॉकिंग अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स, स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट्स। सेकेंडली, रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे हेल्प कर रही है अपने माइग्रेंट वर्कर्स को, किस तरीके के न्यू लॉज चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इन आवर कंट्री, what are the problems that they are facing and what are the steps that the government has taken. For this particular video, again, the sources that I have used are two, The Hindu and Economic Times. अब सबसे पहले तो before I start off with this particular slide, आपने आज ही पढ़ा होगा, अगर द हिंदू आपने उठाया होगा, सो देयर वाज दिस आर्टिकल वेयर इन बहुत सारे माइग्रेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र दे आर गोइंग ऑन फुट बैक टू देयर प्लेसेस। और एक महिला से पूछा गया कि आप लोग वेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। सो शी सेज, सब बोलते रहते हैं आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आप भी वापस घर जाओगे, और कब आएगा हमारा नंबर हमें नहीं पता, हमें वापस घर जाने दो। Your newspapers are filled with anecdotes of the migrant workers. The most unfortunate one was on 8th of May, जब गुजरात में एक माइग्रेंट वर्कर ने सुसाइड कमिट कर लिया। उसके साथी बोल रहे थे उसको कि 17th May तक रुक जा, कि पता नहीं क्या होगा, उसके बाद शायद रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू अर्न। बट द मैन couldn't take it and he ended up killing himself. So your entire newspapers are filled with such stories. One of those stories I've picked up is कैसे 21 अप्रैल को एक 12 साल की लड़की की मृत्यु हो गई क्योंकि वो 100 किलोमीटर चल रही थी अपने वर्क प्लेस से जो तेलंगाना में था टू बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, जहाँ पे उसका विलेज था। 11 किलोमीटर अवे थी अपने होम के, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेनुअस कंडीशंस शी एंडेड अप डाइंग। ये जो दृश्य आप देख रहे हो ये बहुत ही दर्दनाक है। सी, बिफोर वी स्टार्ट दिस ऑफ, वी से इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत को अगर हम थोड़ा और विस्तार से देखें, सो हमारे देश में दो टाइप के लोग हैं, हैव एंड द हैव नॉट्स, रिच एंड द पुअर, right? Those who have basic amenities and those who don't even have basic amenities. See, when I say rich, I'm not talking about Mukesh Ambani. I'm talking about एक छत होना, खाना होना, रोटी कपड़ा मकान। वो चीज़ें भी नहीं हैं बहुत सारे लोगों के पास। अब क्या होता है कि जब हम थोड़े प्रिविलेज्ड होते हैं तो हम लेसर प्रिविलेज्ड के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं, बट उसके अलावा कुछ और करते नहीं। And somehow we forget those less privileged ones. Today, through this presentation, I'm trying to make you understand that there are certain people who are very, very less privileged and they are also human beings. And it is very, very important to think about them also for your economy, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से हमारी सड़कें बनती हैं, हमारे घर बनते हैं, right? हमारी बेसिक एमिनिटीज़ जो हमारे सड़कें साफ होती हैं वो इन्हीं की वजह से हो रही है। यस, सो अब पर्टिकुलरली इस आर्टिकल में हम देखते हैं 3 टाइप के बच्चे। एक जिसके माँ बाप उसको अपने नेटिव विलेज में छोड़ के चले जाते हैं, एक जो अपने माँ बाप के साथ जाते हैं जब उनके माँ बाप अपने नेटिव जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जाके काम करते हैं। ये बच्चे काम करने के लिए नहीं जा रहे, ये बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, सेकेंड कैटेगरी वाले। और जो थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो अपना नेटिव विलेज इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि वो किसी और जगह जाके काम कर सके। सो ए आर किड्स हु आर लेफ्ट बिहाइंड, बी आर किड्स हु अकम्पनी देयर पेरेंट्स नॉट टू वर्क बट जस्ट टू अकम्पनी देयर पेरेंट्स, एंड तीसरा आर किड्स हु लीव देयर नेटिव होम्स जस्ट एंड ओनली सो दैट दे कैन गो एंड वर्क। This also should be crystal clear in your head
कि DPSP's डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है राइट टू लाइवलीहुड देना सरकार, स्टेट का काम, राइट टू वर्क देना स्टेट का काम। और ये भी आपको पता है दैट पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट लीगली जस्टिसिएबल एंड इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। सो हेंस जब मुझे अपने नेटिव विलेज में काम नहीं मिल रहा और मुझे अपने आप को संभालना है, कभी कभार अपनी फैमिली को संभालना है, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचता दैन टू लीव माई नेटिव प्लेस एंड गो टू अनदर प्लेस एंड स्टार्ट वर्किंग, राइट। सो अब पहले ग्रुप की अगर बात करें, जो बच्चे आर लेफ्ट बिहाइंड अपने नेटिव विलेज में, जिसके पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों या दोनों में से एक किसी और जगह जाके काम कर रहे हैं, तो ये बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इन बच्चों के लिए पैसा भिजवाएंगे वो पेरेंट्स जो कहीं और गए हैं, करेक्ट। सो ये उसके माता पिता पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे वापस से इस बच्चे को दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस। दे आर रेमिटिंग द मनी बैक टू द चाइल्ड। एंड व्हाट इफ दीज पीपल आर नॉट गेटिंग पेड? या आगे जाके वीडियो में देखा जाएगा कि इस लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन ही क्या, जब माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, पहले से ही हम लोग समझ लेते हैं, दो टाइप के कैटेगरीज हम बनाते हैं। एक माइग्रेंट वर्कर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी बोल दिया और मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर भी लाइसेंस्ड है। ऐसे ही आपको पता चल गया कि लॉ ऐसे टाइप के वर्कर्स को बेनिफिट्स देगा। पर मेजॉरिटी माइग्रेंट वर्कर्स वो होते हैं जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, यस। और कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्टर भी अनलाइसेंस्ड होता है। बाय दैट आई मीन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो अगर मैं माइग्रेंट वर्कर हूँ, आप मेरे बॉस हो, आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, आप लाइसेंस्ड भी नहीं हो, तो कभी कभार आप बताऊं क्या करते हो? आप मेरे से महीने महीने काम कराते हो और मेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देते, बोलते नेक्स्ट टाइम दे देंगे, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? 5-6 महीने के बाद जब मैं हाथ जोड़ के आपको बोलती हूँ प्लीज मुझे पैसा दे दो, तो आप 6 महीने की सैलरी नहीं देते, सिर्फ 4 महीने की सैलरी देते हो। आर्बिट्रेरीली आपने डिसाइड कर लिया कि इसकी तनख्वाह काट दो। ये मैं कोविड के टाइम की बात नहीं कर रही, ये मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं कोविड की, लॉकडाउन की। लॉकडाउन मतलब आप भी पैसा नहीं कमा रहे, तो आप मुझे क्या दोगे? आप तो पहले ही मेरे को देने से कतराते थे पैसा। अब मेरा बच्चा जो अपने गांव में मैं छोड़ के आई हूँ, जब मुझे ही पैसा नहीं मिल रहा तो मैं उस बच्चे को कहाँ से पैसा दूंगी? सो दैट इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अ चाइल्ड. The second category is a child who migrates with their parents. Now this is not me, this is the Labour Bureau that says majority ये बच्चे, ये जो second category वाले बच्चे हैं, ये belong करते हैं SC/ST community से from the central and the western India. Yes, the Ministry of Labour has said this. अब ये क्यों जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कभी कभार? सो आई एम द पेरेंट, मेरा बहुत ही छोटा बच्चा है, ऑब्वियसली मैं कहीं पे छोड़ के तो आऊंगी नहीं, सो आई विल टेक दैट चाइल्ड अलोंग. कभी कभार एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, मुझे काम करना है, तो मैंने दोनों बच्चों को साथ में ले लिया, क्योंकि बड़ा वाला जो बच्चा है वो छोटे की हेल्प करेगा, उसकी केयर करेगा, और मैं जाके काम करूंगी. दोनों के दोनों, वो बड़ा बच्चा जिसकी एजुकेशन की नीड्स है, हेल्थ की नीड्स है, बहुत सारी नीड्स हैं, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, और इस बच्चे को मैं उसकी देखभाल नहीं कर पा रही बिकॉज unfortunately I don't have the funds and I really have to work for it, so I am out there working and my elder child is taking care of my younger child. Yes, this is your second category. अभी क्या होता है इस चीज में? पुअर न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ, राइट. कभी कभार मैं क्या करती हूँ, वो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे को बोलती हूँ चल मेरे साथ चल, हम तीनों काम कर लेते हैं. इसमें क्या होता है? वी आर वर्किंग एज अ फैमिली, वी आर वर्किंग एज अ फैमिली यूनिट and we will be paid as a family unit. And imagine एक 70 साल की लेडी and उसका 10 साल का बेटा और let's say 15 साल का बेटा कितना काम कर लेंगे? How much will you take out from a 15-year-old or a 10-year-old? So जो फैमिली इनकम हमें मिल रही है वो कम ही मिलेगी, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा होगी नहीं फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर. Yes. So almost all children were found to be living in hazardous, unhygienic conditions that are typical of informal work sites and labor colonies.
why are there such hazardous and unhygienic conditions? Because it's a matter of supply and demand. जहां पे लेबर की सप्लाई ज्यादा है दैन द डिमांड, तो कॉन्ट्रैक्टर को फर्क नहीं पड़ता कि अगर 10-12 चले गए, उनको पता है 20-25 और आ जाएंगे। तो इसीलिए वो इतनी they don't take that much effort, they don't make that much of an effort to give you better conditions. Thankfully, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code Bill 2019 that was introduced in the parliament, अभी तक वो एक्ट नहीं बना है, पर वो बिल इज ऑलरेडी देयर इन द पार्लियामेंट। और वो वाला बिल अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं PRS ट्रैक पे, बट अगर पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट बी अक्यूटली अवेयर कि बहुत सारी ड्यूटीज एंड राइट्स एम्प्लॉयर्स की भी बन जाती है और एम्प्लॉयज की भी बन जाती है। रिगार्डलेस, जब वो एक्ट आएगा तब उस एक्ट की बात करेंगे। अभी के टाइम पे द कंडीशंस आर डिप्लोरेबल। Pending wages for previous works as well as job losses encountered by migrant households are only likely to exacerbate children's experience. Obviously, पैसा कम मिलेगा बच्चों, so I am the mother and I have children and I have very less income. It's simple, right? पहले तो खाना खिलाओगे ना, खाना खिलाने के लिए ही पैसा नहीं है तो बाकी सारी चीजें कहाँ गई? I will not be able to look after their health. I will not be able to look after their education. And mind you, these kids are the leaders of tomorrow. These kids are why India is benefiting. Because हमारा demographic dividend, हमारी young population काफ़ी है, पर वो young population काफ़ी अगर in deplorable conditions में रह रही है, then you and I both can understand that they will not be able to be an asset. कब ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, ह्यूमन कैपिटल कब ह्यूमन डेवलपमेंट करता है? जब दो चीजें होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन, दोनों चीजें छीन लोगे तो वो ह्यूमन कैपिटल किस काम का? वो ह्यूमन डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएगा। नाउ द थर्ड इंक्लूड्स दोज चिल्ड्रन हु अंडरटेक माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। Now, according to Census 2011, it's written on your screens, kindly read it, that there are 1 lakh such children aged from 10 to 14 years and 9 lakh aged from 15 to 19. 14 को कट ऑफ क्यों बनाया? 14 को कट ऑफ बनाया because of Article 21A that says 14 साल तक आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है। Also because of Article 23 that says hazardous occupation में 14 साल तक आप किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। फिर आप पढ़ोगे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट, एक्ट 1986, जिसने कहा कि 14 साल तक बच्चे से कोई काम नहीं कराना, 14 साल के बाद इन कंडीशंस में करा सकते हो, लेकिन हजार्डस कंडीशंस में नहीं करा सकते। सो लेबर फोर्स को भी हम लोग 14 साल के ऊपर के बच्चों को ही देखते हैं। अब सोचो, जहाँ पे 14 साल से कम बच्चे को काम ही नहीं करना, वहाँ पे 10 से 14 साल तक के बच्चे, 1 लाख बच्चे काम कर रहे हैं, 9 लाख 15 से 19 साल तक के लिए काम कर रहे हैं। यस, अब ये क्या है? दिस इज रॉबिंग अ चाइल्ड ऑफ हिज चाइल्डहुड, दिस इज रॉबिंग अ चाइल्ड ऑफ द plenty opportunities that are there in the society wherein he or she can get educated and can bring ahead their own family. But like I said, सबसे ज़्यादा important for any human being is खाना. Yes, और जब खाने के लिए ही प्रॉब्लम होती है तो medical conditions and educational facilities and childhood and खेलना कूदना, everything goes out of the window. Your only focus is just and only one. What is that focus? That focus is, I want to eat a meal and I don't want to sleep without any food in my stomach. So hence, ये सारी की सारी चीज़ें एक बच्चे का चाइल्डहुड उससे छीन लेती है। अब क्या है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो, आप इनको पैसा दे सकते हो, बट ये जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी, देख, पहला कैटेगरी वाला बच्चा विलेज में बैठा है, उसको जब पैसा दोगे तो शायद वो पैसा यूज़ करके, ऑब्वियसली अपने घर पे बैठा है तो हेल्थ की कंडीशंस भी उसको मिल सकती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है, देयर इज अ शायद टू दैट ऑल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन द इंक्लूजन फैक्टर। पर सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी वाला बच्चा, सिर्फ पैसे से क्या तुम इतने सारे साल वापस दे सकते हो? कैन यू ब्रिंग बैक हिज चाइल्डहुड?
Can you bring back his employment, educational opportunities? Can you remove that trauma from his mind every time he's getting up and getting screamed at by the contractor? एक 14 साल का बच्चा. Yes, that is why I said this particular thing it needs to be looked into by the policy makers. तो इसमें एक वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो सारे हाउस होल्ड्स को अपनी सर्विसेज दे, केवल और केवल उन्हीं को नहीं जो रजिस्टर्ड हैं. जो अनरजिस्टर्ड है उनको भी ये फैसिलिटीज मिल जाए ताकि माइग्रेंट वर्कर्स को भी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, को भी मेडिकल फैसिलिटीज मिले, एंड दे आर ऑल्सो एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. Now, this particular article has been taken from the Hindu on the 1st of April 2020. It's called What is the Real Estate Industry Doing to Help Their Migrant Labor Force? अब क्यों रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं? क्योंकि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, राइट? सबसे ज़्यादा इज एग्रीकल्चर, देन इज मैन्युफैक्चरिंग, देन इज रियल एस्टेट. आज हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट क्या करता है इसमें. अच्छा, दूसरी बात ये है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर. और नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कह रही है कि वर्कफोर्स रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रो करेगा टू 76 मिलियन बाय 2022. So you can expect a huge upsurge in this particular sector, in the construction sector, and hence यहाँ पे migrant workers का और भी ज़्यादा उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी facilities उनको provide करने के लिए the government has to come up with a lot of methods. अब सबसे पहले अब हम acts की भी बात करेंगे, schemes की बात करेंगे. क्यों acts और schemes की बात कर रहे हैं? Let's go to the basics. Part 4 of the Constitution, DPSP. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर एनफोर्सिएबल नहीं है लेकिन हमें अच्छी लगी तो उसको एनफोर्सिएबल कौन बनाता है? लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या बनाता है? एक्ट. एग्जीक्यूटिव क्या बना देता है? स्कीम. तो अगर मुझे लगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक डीपीएसपी है तो वो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट में भी आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मातृत्व योजनाएं भी आ जाएंगी. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. So here the DPSPs that we are talking about is Article 39 mostly. So right to livelihood de dena, right to work de dena, right to healthy conditions of the workers, maternity relief. Keeping all of that in mind, the Parliament had passed the Interstate Migrant Workman Regulation of Employment and Condition of Service Act 1979. इसके फीचर्स अभी पढ़ेंगे, इसके ड्रॉबैक्स नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में. सो ये कहता खाना देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, अकोमोडेशन देनी चाहिए, कुकिंग, बेदिंग एंड लैबोरेटरी के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. अगर आपके एक इस्टेब्लिशमेंट में 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो आपको उनको कैंटीन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, विच देन मीन्स अगर 250 से कम है या अगर 100 से कम है तो कैंटीन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. सो ये सारे के सारे जो पैसे लगेंगे आपके हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए, खाने के लिए, आपकी अकोमोडेशन के लिए, इस सब के लिए, all of this, the cost of all of this will be borne by the contractor, will be borne by the person who has employed all of these people, which is great. It sounds great, but trust me, it has a lot of drawbacks. अभी करेंगे. फिर आया आपका सेस एक्ट. सेस एक्ट क्या होता है? सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स. सो कहते हैं 1% का सेस लगा सकते हैं ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो दैट ये इंडस्ट्रियल आउटपुट में से जितना भी कॉस्ट है 1% इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. अभी बहुत सारे इस पे भी आर्टिकल्स आए हैं दैट नॉट मेनी एक्चुअली यूज द सेस एक्ट, बट इट इज़ वन ऑफ द बेटर वेज टू टेक आउट फंड्स एंड यूज इट फॉर योर वर्कर्स. सी, till the time the workers are happy, your organization will work properly. The minute the workers are not happy, your productivity will also decrease. It's a known fact. तुम किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर को उठा लो, अगर तुमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल किया है तो उसको भी छोड़ो, तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, अगर जो वर्कफोर्स है वो खुश नहीं है,
And I'm not saying कि जा के उनको lollipops दो. I'm talking about basic necessities. If the workforce is not getting basic necessities, your organization will not be able to function efficiently. That is a known fact. सो अगर हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें एफिशिएंसी लेकर आनी है, और अभी तो उसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो आपको आपके वर्कफोर्स को खुश रखना आना चाहिए. ये अलग बात है कि 4 स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी 8 घंटे की शिफ्ट को 12 घंटे की शिफ्ट बना दिया है फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश है. How will the workers take it? Will the workers like it or not? Depends on the workers. But however, 12 घंटे, 8 घंटे से 12 घंटे करने का काम, और उसके बाद फैसिलिटीज भी उतनी ही प्रोवाइड करो. फैसिलिटीज उतनी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है वर्कर्स में. Anyway, next is the nowhere people of COVID-19 need better legal safeguards. I really, it's quite a sad heading, but it's a very, very apt heading. ये भी द हिंदू का है, 21 अप्रैल 2020. हु आर द नोवेयर पीपल, जो यहाँ के भी नहीं है, वहाँ के भी नहीं है, पता ही नहीं कहाँ जाना है, नेटिव विलेज कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, फैमिली कहीं और है. दीज आर द नोवेयर पीपल, जिसको अभी तक हम क्या बोल रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स. राइट. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्ट. सबसे पहली बात तो, अगर मैं एक माइग्रेंट वर्कर हूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गई और मैं एक लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रही हूँ, तो जाके आई बिकम एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर अंडर एक्ट 1979. हाउएवर, अगर मैं एक अनलाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रही हूँ, तो आई एम नॉट एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर अंडर दिस एक्ट. मतलब कि मुझे इस एक्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. सेकेंड ड्रॉबैक, this act is applicable to an establishment in which 5 or more interstate migrant workers are employed. मतलब अब सेकेंड कंडीशन ये है कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गई और मैं एक लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही काम कर रही हूँ, पर उसकी एस्टैब्लिश में काम तो लोग 10 कर रहे हैं, जिसमें से केवल 2 इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं. 5 से अगर कम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो भी ये एक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी. अनदर वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक. यस, फिर आपके पास एक और एक्ट आती है, योर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, जिसको सोशल सिक्योरिटी दे रहा था किसको, होम बेस्ड वर्कर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को, वेज वर्कर्स को इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ये बढ़िया है, ये भी फूड मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात ही करता है, और इसका अगर हम एम्बिट थोड़ा और इंक्रीज कर दें और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स भी इसमें डाल दें अनकंडीशनली, वेदर लाइसेंस्ड और नॉट लाइसेंस्ड, वेदर देर आर 5 और मोर देन 5 और लेस देन 5, तो जाके वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. बट ये बात अलग है कि अभी गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये एक्ट 1979 को रिपील करके हम किस में इसको जोड़ेंगे, वही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्डस कोड जो हमने इनिशियली बात की थी, जो बिल है पार्लियामेंट में 2019 का. PRS ट्रैक की बात दोबारा से बोल रही हूँ. इफ यू नॉट रेड इट, काइंडली गो एंड रीड इट. देयर ऑल्सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू एस्टैब्लिशमेंट्स विद 10 और मोर देन 10 वर्कर्स. तो देखो, ड्रॉबैक्स हर एक एक्ट में है, एंड वी नीड टू फिगर दैट आउट सो दैट वी कैन सी अ वे फॉरवर्ड. एनीवे, फिर अगर हम स्कीम्स की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. अटल पेंशन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, जन आरोग्य योजना. दीज आर ऑल द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन व्हिच imbibe in themselves even the unorganized sector के वर्कर्स. अब ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, इसके 2 फीचर्स हैं. पहली बात, they will register the unorganized workers. If I have a database of all the unorganized workers, so kahin na kahin the government tomorrow can also recognize them, give them a lot of benefits. Secondly, you get a portable smart iCard with a unique identification number. Portable matlab you can go from place A to place B to place C to place D, and you will, in every area of the country, you will be recognized as an unorganized sector worker, and hence you will be given the same benefits. Now, however, and this is a thing with every act, provisions बहुत अच्छी होती हैं, उसकी applicability is the problem, right?
applicability is the problem. That is why the benefits under these schemes are suboptimal. मतलब कम benefits दिख रहे हैं even though the steps have been taken. Now if you talk about the suggestions, now these suggestions also are taken from Economic Times, Hindu, a little bit from me. तो एक्ट 1979 को या फिर रिपील करो और कोड 2019 में डाल दो, पर क्या है ना, वो बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप हो जाएगा. और क्या होता है कि कभी कभार जब चेंजेस इतनी ज़्यादा ऐसे लेफ्ट राइट एंड सेंटर से फायर होती है ना, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द कंट्री टू रिवाइव. फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन एंड दूसरा वाज जीएसटी. इकोनॉमी डिडंट नो व्हाट टू डू. सो राइट नाउ बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स ये बोल रहे हैं कि आप वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल अच्छा है पर उसको थोड़ी देर रखो और इसको रिपील करो एक्ट 1979 को. और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट है ना, इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को भी डाल दो. मेक देम अ सबसेट ओवर हियर, यू नो, वेदर और नॉट दे आर वर्किंग अंडर अ लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर, ताकि उनका लाइवलीहुड देख सके, उनका मेडिकल फैसिलिटीज दे सके, बेसिकली उनको बेनिफिट मिले. Then they are saying universalization of registration and Aadhaar based unique workers identification number. Why universalization of registration? Because tomorrow अगर मुझे अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में जाके काम करना है, आई शुडंट हैव टू थिंक ट्वाइस. आई शुडंट हैव टू थिंक कि कितना पेपर वर्क लगेगा. आई ऑल्सो शुडंट हैव टू थिंक कि यार वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So ये यूनिवर्सल नंबर है, मच लाइक योर वन नेशन वन राशन कार्ड. व्हाट वाज दैट? दैट वाज आल्सो द सेम थिंग ओनली कि हाँ, यू नो, फ्रॉम विच एवर प्लेस आई एम, अगर मुझे प्लेस ए टू प्लेस बी में जा रही हूँ तो वहाँ पे भी वो राशन कार्ड से मेरे को राशन मिल जाए. सो दैट वे दिस आधार बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शुड ऑल्सो बी इशूड. देन स्कीम्स लाइक मनरेगा, पीडीएस, उज्ज्वला, ये सारे अभी मैंने बोला नीड टू बी पोर्टल, राइट. और ऐसा कोई सिस्टम बनाओ कि एक माइग्रेंट वर्कर के, सोचो कि यू नो माइग्रेंट वर्कर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे, उसके जो बीवी बच्चे हैं वो विलेज में रहते हैं. सो यू नो यू कैन एंड थोड़ी देर के बाद वो बीवी बच्चे अब वापस आना चाहते हैं. जब बीवी बच्चे अपने नेटिव विलेज में रह रहे थे तो पीडीएस से वो वहाँ पे अपना राशन वगैरह ले रहे थे. फिर बच्चे और बीवी अपने वर्कर अपने हस्बैंड के पास जाना, फादर के पास जाना चाहते हैं. एक कोई तरीका बनाओ ताकि वो माइग्रेंट वर्कर अब पीडीएस सिस्टम यहाँ से भी ले पाए, राइट. सो ही कैन पिक एंड चूज दैट वेयर डज ही वांट टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिफोर आई एम अ पंजाबी और अ मराठी और अ गुजराती, आई एम एन इंडियन. And since I'm an Indian, it shouldn't matter whether a Punjabi is working in Kerala or whether a person from Kerala is working in Maharashtra. Yes, they should get the benefit of each and every scheme everywhere. Then is a comprehensive database. एक कोई database बनाओ जहाँ पे सारे माइग्रेंट वर्कर्स का सोर्स और डेस्टिनेशन लिखो कि भाई ये बंदा यहाँ से आया, यहाँ पे आया. दूसरी चीज़ वो उसकी एज क्या है. तीसरी चीज़ वो क्या क्या काम करता है और उसकी स्किल्स का क्या क्या है. अभी क्या है कि अगर मैं एक लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं ये डेटाबेस देख रही हूँ तो आई कैन वेरी ईजिली यू नो एम्प्लॉय पीपल ए. बी एज अ स्टेट आई कैन सी, अच्छा यू नो अभी कोविड-19 है, लॉकडाउन है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन वो है और इसका स्किल सेट ये है, क्या मैं इसको यहाँ पे रख के काम करवा सकती हूँ, मैं किस तरीके से उसको अपने सोर्स पे पहुँचाऊँ. यू नो इट बिकम्स वेरी ईजी व्हेन वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ एवरीबडी, राइट. एंड लास्टली, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो ना तो इंटरस्टेट प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, राइट. ये इंटरस्टेट जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज प्रोवाइडिंग फॉर द इंटरस्टेट काउंसिल. सरकारिया कमीशन शुड कम राइट इन योर माइंड एंड आई होप इट डिड. Interstate Council is a very useful and a very underutilized tool of the government. ये टूल को यूज करके ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सकता है. एंड सो दैट इज अनदर सजेशन फॉर द गवर्नमेंट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज विविडली इमेजिनिंग द लाइफ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, 22 अप्रैल 2020. अभी इसमें बताया गया कि हर साल
100 to 125 million people are migrating. They're leaving their homes and they're going to another state to work, in search of work, in search of livelihood. Because you must understand that the people are a lot and the job opportunities are less. Of course, the demand of a job is way more than the supply of the job in India. So hence you sometimes you tend to go from one place to another. अब जैसे कि आपके स्क्रीन में लिखा है, वो हमारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं, वो हमारी स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ सही रहती है, वो हमारी फैक्ट्रीज चलाते हैं जिसकी वजह से हम घर बैठे चीज़ें मंगवा सकते हैं, वो हमारे रोड्स को बिल्ड करते हैं जिसकी वजह से हम प्लेस से टू प्लेस भी अपनी शानदार गाड़ियों में जाते हैं, वो हमारे घरों को कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे बैठ के हम लोग आजकल टिकटॉक वगैरह वीडियोस बना रहे हैं और हम उन्हीं को भूल गए. You know, that is how deplorable the conditions are, and it is amazing how human beings don't care beyond a certain limit. But you know, this point should be driven inside, because if these people are not there, तो कहाँ से तुम लोग क्या करोगे? नहीं कर पाओगे. Will you be able to construct your own roads? Will you be able to clean them every day? I don't know, maybe you would, maybe you wouldn't. The answer lies with you, regardless. अभी क्या है कि ये पूरे के पूरे टाइम पे जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो मैं नहीं कह रही कि किसी की प्रॉब्लम से ज़्यादा है, बट बच्चे कोटा में स्ट्रैंडेड थे, उनको ले आए, यू नो, बहुत सारे लोगों को इधर से पिलग्रिम्स को ले आए, टूरिस्ट को ले आए, विजिटर्स को ले आए. माइग्रेंट वर्कर्स की बात May 1 को ही बहुत बढ़िया की हुई, उससे पहले भी हुई, पर अभी तक यू नो कोई एज सच ग्राउंड नहीं बना. पहले बसेस शुरू की यूपी की सरकार ने, फिर बहुत सारी सरकारों ने बोला नहीं नहीं बसेस वाली चीज़ तो बहुत महंगी हो जाएगी, इसलिए अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स लेकर आए. फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स में पैसा मांगा, फिर लोगों को प्रॉब्लम हुई, फिर बोला नहीं नहीं पैसा तुम नहीं दोगे, यू नो, आधी सरकार देगी, यू नो, वील जस्ट गेट इनटू द 85% एंड 15% वाला क्राइटेरिया. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हाउ अ प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी डोंट रियली केयर, or we don't care much, and we should. Anyway, now conditions in the normal time. अभी लॉकडाउन छोड़ो, नॉर्मल कंडीशंस देखते हैं. मैंने जैसे आपको बोला, मैं गई अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में काम मांगने के लिए. काम मुझे जब मिला तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ. कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे चौड़ में आ गया कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो लगेगी ही नहीं. ये अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो ओरल हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है बेटा. बट वो नॉट मेनी पीपल नो दैट, and it's very difficult to prove it in the court of law, and most of the people don't want to go to the court only because they're like कौन ऐसे कोर्ट का झंझट लेकर आए. पर चलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, मैं तो उसको माँ बाप समझ रही हूँ. वो बोल रहा है नहीं नहीं आज नहीं, तेरे को इस महीने नहीं, नेक्स्ट महीने पैसा देंगे, नेक्स्ट महीने पैसा देंगे. हम कहाँ भागी जा रहे हैं, एंड में जाके थोड़े से पैसे दे दिए. मैंने बोला साहब दूसरे पैसे कहाँ पे है, एंड ही सेज नहीं नहीं तूने इतना ही काम किया, तू इतना ही पैसा ले. उसमें भी मैं खुश हो जाती हूँ, चलो एटलीस्ट कुछ तो मिला. यस. फिर क्या होता है, पैसे की डिमांड तो होती है मेरी लाइफ में, तो मैंने कहा चलो यार, या फिर मैं उसके पास दोबारा से गई कि साहब और काम दे दो, मैं बहुत काम कर दूंगी, मुझे थोड़ा और पैसा दे दो. वो कहेगा हाँ ठीक है 12 घंटे नहीं तू अब 15 घंटे काम कर. सर हाँ मैं 18 घंटे काम करूंगी, मेरे को पैसे दे दो. हार्शर कंडीशंस, इनह्यूमेन कंडीशंस and horrible minimum wages in a country where minimum remuneration act is an act, yeah, it's a legal right, but it's not happening. Anyway, chalo, employer is not giving me that money, I go to an informal money lender. लोन शार्क के पास जाओ, उसके लिए और प्रॉब्लम, वो और गलत ऊटपटांग काम कराएगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा, एंड में जाके या मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी या मैं काम करते करते मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और उसको पैसे अभी भी चाहिए होंगे. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. अभी प्रधानमंत्री जी ने बड़े रिसेंटली बड़े अच्छे शब्द यूज़ किए, कहते देयर इज़ अ नीड ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन ड्यूरिंग पैंडेमिक्स. देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन एट all time, especially during pandemics, right? So ethics में आपने पढ़ा ही है, empathy, compassion क्या होता है. Of course it's needed during an emergency, but who said it's not needed when there is no emergency? You know, today we are reading so many news and you know, कोई रेलवे के पटरी के नीचे आके मर गया, किसी ने suicide commit कर लिया, कोई बच्चा मर गया. This was happening even before the lockdown.
right? And we were not interested. Point is, this little virus has started appealing to our humane side. Don't let that go away. Anyway, गुरुद्वारे, एनजीओ, सारे के सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, पर प्राइमरी ड्यूटी ये स्टेट की है, और ये मैं नहीं कह रही, ये संविधान कह रहा है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग इट, राइट? एंड नथिंग इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सो हेंस पॉलिसी मेकर्स को सबसे पहले दे मस्ट सी दीज पीपल एज ह्यूमन बींग्स विद नीड्स, विद रिलेशंस, with a life, with ambitions, and they need to take all of that into consideration, and they need to start listening and reading Article 14. Equals are treated equally, unequals are treated unequally, right? The rich and the poor are not the same. The rich and the poor are not supposed to have the same regulations. You are supposed to do a little more for the poor people than you need to do for the rich, because the rich are already rich. You know, for so many people, lockdown is a party wherein they are getting up late, they are watching a lot of Netflix, they are eating a lot of food, and they're like, हाँ सही है यार. अरे, more than half of your population is on the roads. They are walking. Can you ever expect to walk 100 kilometers to go back home? 10 किलोमीटर भी नहीं होते यार. Yes, regardless. So the policy makers need to understand that they need to make specific policies for these workers, keeping in mind these workers, because we, the people of India, includes every person, right? अब बहुत सारी states ने बहुत कुछ किया भी है. Let's get into that. केरला की अगर हम बात करें तो केरला क्यों अच्छा कर रहा है माइग्रेंट वर्कर्स के साथ? क्योंकि उसने हमेशा से पॉलिसीज बना के रखी है माइग्रेंट वर्कर्स की. दीज आर नॉट पैंडेमिक स्पेसिफिक पॉलिसीज, दीज हैव बीन पॉलिसीज सिंस टाइम इमेमोरियल, कि उनको हेल्थ की फैसिलिटीज, खाने की फैसिलिटीज मिले. मे बी दैट इज वाई इट इज अ लिटरेट स्टेट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स. यस, एंड माइग्रेंट वर्कर्स हम बोलते हैं, केरला की गवर्नमेंट उनको गेस्ट वर्कर्स बोलती है. मतलब शब्दों का इस्तेमाल जो हम करते हैं ना, उसके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है. More than anything else, workers, interstate migrant workers need to believe, need to have the confidence that this government will do something for us. Us versus them वाली चीज़ अगर हो गई ना, तो internal security आपने पढ़ी है क्या होता है जब radical thinking होती है. So Kerala is doing that. Community kitchens की बात कर रहे हैं. They're coming, they're making food in a lot of quantity, calling people, giving it to them. Of course, they are taking care of all of the necessities that are needed during this pandemic, using the masks and everything. But at least they are taking care of their workers. तेलंगाना में जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदी में बात की इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स से. हिंदी में क्यों बात की? हिंदी एकमात्र भाषा है जो सबको आती है, मेजॉरिटी को आती है, ताकि उनको लगे कि हाँ यार, ये जो चीफ मिनिस्टर है ये भी हमारी बात सोच रहा है, राइट? फूड, शेल्टर, मेडिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ अमंग्स द माइग्रेंट वर्कर्स. ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा ने हेल्पलाइंस शुरू की हैं, नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं कि भाई सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेट देखो इन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का. ओडिशा के जो लोग कहीं और जाके काम कर रहे हैं, उन स्टेट से बात करो ताकि उनको वापस कैसे लेकर आया जाए, राइट? सो अ लॉट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज हैपनिंग. देन इज झारखंड. झारखंड अगेन उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट स्कीम. जो भी स्ट्रैंडेड लोग हैं, जिनको पता ही नहीं कि कहाँ पे जाना है, whom should we ask for help, they can through this application they can ask for financial help. 1,000 rupees तक के financial help मिल जाएगा उनको. I know 1,000 rupees is not much, but it is, in a country where the minimum wages are around 300 to 400 every day, 367 to be precise, 1,000 rupees are a lot. So hence such steps are being taken in orderly, effective manner for the migrant workers. 27th April 2020, The Hindu, 96% migrant workers did not get rations from the government and 90% did not receive wages during the lockdown.
ये एक सर्वे कंडक्ट किया था 8 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक बाय दिस सोसाइटी कॉल्ड स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, और इन्होंने एक प्रिपेयर किया डेटा 27 मार्च से लेके अप्रैल 13 को नज़र में रखते हुए, मतलब दे कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम 8 to 13 and the data was from 27 March till April 13th. The first thing that they spoke about is who all did not get ration. तो कहते हैं 96% did not get ration, जिसमें उत्तर प्रदेश में 100% did not get ration, महाराष्ट्र में 99% did not get ration. I'm talking about the migrant workers. कर्नाटका में 93% did not get ration. फिर कहते हैं 70% did not get cooked food from the government or any local organization. उत्तर प्रदेश में 64% migrant workers did not receive any cooked food. कर्नाटका में 80%, महाराष्ट्र में 58%, दिल्ली हरियाणा में 66%. 70% लोगों ने कहा कि हमारे पास जितना राशन है वो सिर्फ 2 दिन तक चलेगा, उसके बाद हमें नहीं पता हमें खाना कहाँ से मिलेगा. ये उत्तर प्रदेश में 100% ने बोला, महाराष्ट्र में 90% ने बोला, दिल्ली हरियाणा में 82% ने बोला. See, I'm not saying these are accurate figures. You and I both know जब डेटा कलेक्शन होती है तो it's not possible to go to each and every person. But even then the figures are shocking. And the figures are till April 13th, mind you. I'm not talking about right now. 70% लोगों ने बोला हमारे पास 200 रुपए से कम पैसे हैं टू सर्वाइव दिस लॉकडाउन, जिसमें उत्तर प्रदेश में 87% हैड लेस देन 200 रुपीज़, हरियाणा में 76% हैड लेस देन 300 रुपीज़. This alone should show you how much of an issue this is. And I really wish that you guys go back, read this again, listen to this entire presentation, and please think about it. The steps that the government must take. अब आखिर में, अब आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस दो, बट चलो फिर से बात कर लेते हैं. ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स हैं वो टू मूव पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स एंड एवरीवन हु इज स्ट्रैंडेड. लेबर डे था 1 मई को, और 1 मई से बोला था कि हम लोग ये श्रमिक ट्रेन्स को शुरू करेंगे. 85% हैज़ टू बी बोर्न बाय द railway, while the states have to bear the other 15% of the cost, so we will not take any money from them. And well, that is just about it today. I hope you have understood the polity and economy perspective about this topic. And this topic is not over, it's far from over. This topic is just begun. I have just tried to sow some seeds inside your brain so that you start thinking on these lines. From UPSC perspective, it is exceptionally important, and start thinking of the way ahead, what all the government should do, what type of legal safeguards should the migrant workers have, and how to mitigate the risks of migrant workers as well as their children. Thank you very much. I will see you next Sunday. Till then, take care of yourself and keep studying. Thank you.